सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही है एंड दैट डिबेट इज बेसिकली रिलेटेड विथ जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। दोनों ही टर्म ऐसे हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये दोनों ही टर्म, इनका मीनिंग क्या है। अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू बाय द जुडिशरी। किस चीज़ का रिव्यू? जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी लॉ की फ्रेमिंग होती है, अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है और उस लॉ के अंदर कुछ भी ऐसा है फॉर एग्जांपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको ब्रीच किया जाए या ब्रीच होता है, तो ऐसे केस में अंडर आर्टिकल 13 जो संविधान का आर्टिकल है, उस लॉ को या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी लॉ की अगर फ्रेमिंग होती है या फिर कोई भी एक्शन लिया जाता है जुडिशरी के द्वारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के डायरेक्शन में, तो किसी भी हालत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ब्रीच ना हो। अगर वो ब्रीच होते हैं तो अंडर दैट कंसिडरेशन थ्रू पावर जो कि आर्टिकल 13 के तहत है, जहाँ से जुडिशियल रिव्यू डिराइव हो रहा है, ऐसे लॉस या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन आपके नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाते हैं। तो एक तरफ ये पावर आपकी आ जाती है। PIL एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक सोर्स बन गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसके माध्यम से जुडिशियल रिव्यू भी बहुत सारे ऐसे लॉज और इनके जो है वो होने लग गया है। एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जैसे हमारी डेमोक्रेसी में 3 मेजर प्लेयर्स जो पिलर्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव है जो लॉ को आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करती है, लेजिस्लेचर जो कि लॉ को जो है फ्रेम करती है, और जुडिशरी जो लॉ को इंटरप्रेट करती है। अब क्या है कि अगर कोई भी लॉ संविधान के प्रोविज़न के खिलाफ होगा तो वहाँ पे अगर सपोज करो PIL दायर किया जाता है, तो अंडर दैट कंसिडरेशन उसका रिव्यू किया जा सकता है बाय द जुडिशरी। ये बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जीक्यूटिव ये कंसीडर कर सकता है कि अगर ऐसा कदम जुडिशरी के द्वारा उठाया गया है तो वो एक जुडिशियल ओवररीच है। इसका मतलब जो जुडिशरी है वो जुडिशरी इज ट्राइंग टू एंटर द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। दूसरा पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी का मतलब कि पार्लियामेंट बेसिकली क्या है? विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे आपके जितने भी इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस के बेसिस पे जितने भी हमारे पार्लियामेंट के अंदर मेंबर इलेक्ट होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे लोगों का विल जो है वो एक प्रकार का जो है वो रिप्रेजेंट होता है। जो विल ऑफ द पीपल है बेसिकली दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाएं। एक कोई लॉ है, जैसे एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, उसके प्रति जो लॉ है या एक्ट है आपका आया 2014 के अंदर। जैसे हमारा कोलिजियम सिस्टम है, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस के बाद से कोलिजियम सिस्टम आपका बना, और इस कोलिजियम सिस्टम का काम क्या है कि जुडिशरी के अंदर जो अपॉइंटमेंट है वो या फिर ट्रांसफर है, इस टाइप का जो कार्य है ये आपका कोलिजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। कोलिजियम सिस्टम में सिर्फ जजेज हैं, जजेज ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, इसलिए कई बार कहा जाता है नेपोटिज्म और जो है फेवरेटिज्म जैसी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलता है। तो ये कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट है उस प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव का भी रोल हो और उस प्रोसेस में जो है नॉन जुडिशियल पर्सन का भी एक रोल हो, और इस वजह से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात हुई 2014 के अंदर। आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो एक्ट है वो पास हुआ, लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ। उसके बाद 2015 के अंदर बाय यूजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का जो सोर्स क्या था उसको हाईलाइट किया गया, वो है केशवानंद भारती केस, जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि अगर जो भी पावर प्रोवाइडेड है आपका जुडिशरी की बात अगर किया जाए, तो जो भी पावर प्रोवाइडेड है जुडिशरी के द्वारा, इस बात को हाईलाइट किया गया, पार्लियामेंट के पास जो भी पावर प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 368, उसमें मेंशन किया है कि किस तरीके से आप लॉ को अमेंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात किया जाए तो उसमें संवैधानिक भी कई परिवर्तन किए गए। तो जो पावर है वो पावर आपका आर्टिकल 368 के तहत आया और उन्होंने कुछ संवैधानिक परिवर्तन भी कर दिए, लेकिन अपने जजमेंट में
जो हाईलाइट किया गया, जो पॉइंट हाईलाइट किया गया कि आप अगर ऐसे बदलाव लेकर आते हो तो भले जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो कि हाईलाइटेड आर्टिकल 368 के अंदर है, उस प्रोसीजर के तहत आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस के अंदर जो हाईलाइट की गई थी, उस डॉक्ट्रिन की बात की जाए, उस बेसिस में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी इंक्लूडेड है। और क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी इंक्लूडेड है और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डाइल्यूट कर रहा है, इसलिए उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो बात क्या हुई कि यहाँ पे एक तरफ जुडिशियल रिव्यू ने एक पावर सिनारियो को ध्यान में रखते हुए, एक जजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो केशवानंद भारती का था, और उस जजमेंट के बेसिस पे एक ऐसा लॉ जो कि राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा पास किया गया था, उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरीके से सब्सक्राइब नहीं करते हैं जो भी जजमेंट केशवानंद भारती केस के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला आपका जो है वो दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा जो जजमेंट है वो जुडिशरी को ऊपर रखता है और पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी का डाइल्यूशन जो है कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो हो रहा है। और ये भी हाईलाइट जो है कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो किया जा रहा है कि जो आर्टिकल 368 है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है कि आप प्रोसीजर कि किस तरीके से आप जो है बदल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो, बट जो कोर वैल्यूज हैं जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी आता है उसको आप नहीं बदल सकते हो, ये जुडिशरी का मानना है। तो ये जो डिफरेंट सेट ऑफ थॉट प्रोसेस है, एक तरफ सोच जो है वो जुडिशरी की है, एक तरफ जो सोच है वो आपकी एग्जीक्यूटिव है, और एक डिबेट सी जो है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे जुडिशरी ने सामने भी पॉइंट रखा कि देखो आर्टिकल 141 साफ साफ ये कहता है कि अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दिया जाता है, जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का वो जो एक्ट है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, तो अगर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के एक्ट को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया तो वो जजमेंट सारे कोर्ट्स पे लागू होगा इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को भी अवॉइड करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको दोबारा से लेके आना पड़ेगा तो फिर आपको नया लॉ लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 141 के तहत वो लॉ अब जो जजमेंट है वो पूरे तरीके से अभी प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में भी बाइंडिंग है, तो इसलिए वो खुद से नया जजमेंट नहीं दे सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत हो आप नया लॉ लेकर आएँ, लेकिन फिर भी वो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाएगा, ये बात भी जो है जुडिशरी के द्वारा बोली गई। तो बहुत ही टेक्निकल आर्गूमेंट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसमें आर्टिकल 141 भी आ गया, आर्टिकल 368 भी आ गया, और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है केशवानंद भारती वाला वो भी आपका जो है वो आ गया। और जरूरी क्या है कि किसी भी डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए जुडिशियल रिव्यू और जो पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी दोनों के बीच का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा से पॉइंट्स आप मन में रखें। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग द कोड SPLIVE। unacademy.com में जाएं, UPSC CSE सिलेक्ट करें और कोड डाल दें SPLIVE, तो आप मेरे कोर्स तो कर ही सकते हैं। साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर के जो कोर्सेज हैं उनको भी आप लाइव एक्सेस कर सकते हैं। अलग से आपको और कुछ जुड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे तो सारे जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स या किसी भी प्लेटफॉर्म को जब आप जुड़ते हैं तो सारे जितना भी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।